नमस्कार छात्रगण। आज हम पढ़ते हैं चौथा अध्याय प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा होती है जो शक्ति या जो कारक हमें रोगों से बचाते हैं। शरीर के ऐसे कारक होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं, उन्हें हम प्रतिरक्षा कहते हैं। शक्ति होती है। और रक्त समूह होता है कि मनुष्य में कितने प्रकार का रक्त ग्रुप पाया जाता है, उसे हम रक्त समूह कहते हैं। तो आओ बच्चों इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जिस लाइन को मैं अंडरलाइन करूं उसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो बच्चों पढ़ते हैं, मानव शरीर हर दिन अनेकों रोगाणुओं से उद्भासित होता है, परंतु फिर भी यह बड़ी आसानी से रोग ग्रसित नहीं होता। इसका प्रमुख कारण है रोग उन्मूलन। उन्मूलन होता है रोगाणु को नष्ट करना। रोगाणु उन्मूलन नष्ट करना हेतु शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता। यह प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित होती है। उपार्जित का अर्थ होता है अर्जित करना, कि एक तो जन्मजात होती है और एक हम उसको अर्जित कर लेते हैं। रोगाणुओं के उन्मूलन या नष्ट करने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं संबंधी तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, लसिका, प्रतिरक्षात्मक अंग कौन कौन से होते हैं? अस्थि मज्जा, लसिका परव, थाइमस, यकृत। थाइमस जो होता है वो भी हमारे रक्त का एक जो पार्ट होता है, हमारे ग्रुप में उसके रक्त यानी कि हमारे ब्लड में पाया जाता है थाइमस। रक्त तथा लसिका में क्रियाशील होती है। शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती है। तो शरीर में कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां जो है वो कार्य करती है। कौन कौन सी विधियां हैं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि नंबर एक आता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। इसे अनिर्दिष्ट या सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये कौन सी होती है? ये जन्मजात होती है, जिसे हम अंतर्निर्दिष्ट, सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे सामान्य की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, कि कोई विशेष नहीं है, जैसे किसी विशेष बीमारी के लिए नहीं होती है। ये तो वर्ण या सभी प्रतिजन होते हैं जो रोगाणु के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है, कि वो सभी में क्या करती है? समान तरीके से कार्य करती है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? सामान्य बोला गया है, कि ये कोई विशेष रोगाणु के लिए नहीं होती है। ये हम सभी प्रकार से समान तरह से कार्य करती है। अगर हमें बुखार हो गया है तो भी ये काम करेगा, अगर हमें जुखाम हो गया फिर भी ये सामान्य रूप से ही काम करती है। जिसके कारक सहायक होते हैं, जो निम्न कारक सहायक हैं। पहला है भौतिक अवरोधक। क्या होता है? भौतिक अवरोधक जो होता है क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे त्वचा, नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमाप या कक्षाप, जिसे चिलिया या फ्लैजिला संश्लेषमा उपकला होती है। तो ये क्या होते हैं? त्वचा, नासिका छिद्रों एवं अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमाप या जो फ्लैजिला है, ये होता क्या है इसके बारे में जान लें। कि जो फ्लैजिला होता है, जो क्या होता है? फ्लैजिला होता है
जो फ्लैजिला है वो तो क्या होता है कि जैसे ये हमारी त्वचा है, इस पर इस तरह से ये एक लंबी फ्लैग की तरह हमें क्या होती है, एक तंतु या जैसे बाल जुड़ा हुआ होता है, एक लंबा जैसे बाल है हमारे, इसको हम फ्लैजिला बोल सकते हैं। तो ये जो बाल है वो क्या होते हैं कि हमारे शरीर में जो भी श्वास के द्वारा रोगाणु आते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे। लेकिन जो होते हैं चिलिया का क्या होती है कि हमारे जो कोशिका के जो छिद्र हैं, मान लो कि ये हमारा कोशिका का क्या है, छिद्र है, जहाँ से हमें पसीना बाहर निकलता है उसको जूम कर लिया, उसका छिद्र है, उसके अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इसके अंदर बाल होते हैं, यूँ छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं कि कोई रोगाणु उसके अंदर प्रवेश ना कर जाए। अगर पसीना इसके अंदर से बाहर निकल रहा है तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं कि बाहर की तरफ झुके हुए होते हैं, यूँ उसकी जो नसें हैं वो हमारे शरीर के बाहर की ओर होती है। तो पसीना अंदर से बाहर तो आ सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए ये जो होते हैं ना चिलिया, ये सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, और जो कक्षाभ हैं वो अकेला कार्य करता है। इसके बाद आता है रासायनिक अवरोधक। इसके बाद क्या आता है, रासायनिक अवरोधक आता है। रासायनिक अवरोधक क्या होता है कि जैसे अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, अम्लाशय व योनि का अम्लीय वातावरण, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, विभिन्न देह तरलों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैसे लार, अश्रु, पसीना इत्यादि, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये रासायनिक अवरोधक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं, रसायन होते हैं जो हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे लार, अश्रु कहते हैं आंसू को, और पसीना भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अवरोधक है, जिससे यदि हमारे शरीर में यूरिया ज़्यादा हो जाता है तो पसीने के द्वारा वो बाहर आ जाता है, और मूत्र के द्वारा भी यूरिया बाहर निकलता रहता है। अब आता है नंबर 3, कोशिका अवरोधक। नंबर 3 क्या आता है, कोशिका अवरोधक आता है। क्या होता है कोशिका अवरोधक, इसके बारे में पढ़ते हैं। भक्षाणु क्रिया में सक्षम कोशिका में मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं आदि, साथ ही साइटोटॉक्सिस कोशिकाएं जैसे प्राकृतिक मारक कोशिकाएं आदि इसके अंदर आती है, कोशिका अवरोधक होती है। कोशिका अवरोधक क्या है कि यदि कोई भी कोशिका जो है वो डेड हो गई है, मर गई है, तो उस कोशिका को नष्ट करने के लिए दूसरी कोशिका उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, या उसको पुनर्जीवित कर सकती है। या जो कोशिका है वो अपने समसूत्री विभाजन से या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उस कोशिका के स्थान पर नई कोशिका का निर्माण कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका अवरोधक कहते हैं। जवर, सूजन, ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे जो सामान्य होते हैं प्रतिरक्षा वही होते हैं। जवर में क्या होता है कि जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, अपने तापमान को उच्च करता है, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन यदि वो रोगाणु नष्ट नहीं होते हैं तो हमारा शरीर इतना गर्म हो जाता है कि कोशिकाएं आपस में रगड़ने लग जाती है, कि आपस में क्या करती हैं, कोशिकाएं घर्षण करने लग जाती है। जब कोशिकाएं घर्षण करती है तो हमारे शरीर में कंपन या कंपकंपी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से हमारा शरीर कांपने लग जाता है। उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए जो हमारा शरीर है वो अपने आप ही काम करता है, अपने आप ही क्या करता है, काम करता है। पहले उसको गर्म करता है शरीर को, अगर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं तो टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। अगर रोगाणु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर नष्ट नहीं हो पाते हैं तो कोशिकाएं क्या करती है, आपस में घर्षण के द्वारा हमारे शरीर का तापमान और उच्च करने की कोशिश करती है, जिसके कारण से हमारा जो शरीर का तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर आता है उपार्जित। अब नंबर 2 आता जो है वो क्या है, उपार्जित। वो तो था सामान्य, अब क्या है, उपार्जित है कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि कौन सी होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह अनुकूली
तथा विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? यह अनुकूली, एडेप्टिव या विशिष्ट स्पेसिफाइड विधि कहलाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रतिघात करता है। इसमें क्या करता है कि जो प्रतिरक्षा होता है ना, प्रतिरक्षक, वो एक पोषक या विशेष सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थ के प्रति क्या करता है? अत्यंत विशिष्ट प्रतिघात करता है, कि उसके लिए विशेष ही होता है। जैसे हम बुखार की गोली लेते हैं तो वो जो बुखार की गोली है वो केवल क्या करती है? बुखार के लिए ही कार्य करती है, पेट दर्द के लिए कार्य नहीं करती। इसलिए उसके अंदर क्या होते हैं? विशेष जो प्रतिरक्षा होता है वो विशेष होती है। वो केवल और केवल किसके प्रति काम करती है? बुखार के रोगाणु के लिए। अब इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। प्रतिरक्षों के क्या क्या निर्माण किया है, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो हमारे शरीर में मृतक होती है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो जीवित हो जाते हैं प्रतिरक्षी है। और वो ये प्रतिरक्षी प्रतिजन यानी कि रोगाणु के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करती हैं। इस अभिक्रिया के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। इस क्रिया के मध्य क्या होती है? ये आप नोट कीजिए कि प्रतिरक्षी और प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रिया के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। जो वो मध्यस्थ प्रतिरक्षा है वो क्या होती है? सक्रिय होती है। इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन, जो प्रतिजन है रोगाणु, उसका विनाश हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसे आप नोट कीजिए कि विशिष्ट जो प्रतिरक्षी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 सक्रिय प्रतिरक्षा। कि सक्रिय कौन से होते हैं? नंबर 1 आता है सक्रिय, कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। जो हमारा शरीर है वो प्रतिजन जिनमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का क्या करता है? निर्माण करता है। यह प्रतिरक्षा केवल उन विशिष्ट प्रतिजनों के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ये भी क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, जिसके कारण प्रतिरक्षी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे जुकाम हो जाता है हमें, तो जुकाम होने पर शरीर जो है वो 2 या 3 दिन में उसके प्रतिरक्षी का क्या करता है? निर्माण करता है अपने आप ही, और जुकाम हमारा अपने आप ही क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरा आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षी। अब क्या होता है? निष्क्रिय में क्या आ गया कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कर जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि विशेष रोगाणु के लिए या विशेष प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। प्रविष्ट होता है हमें शरीर के अंदर उसका प्रवेश कराया जाता है, उसे बोलते हैं प्रविष्ट। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण नहीं करता है। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके। तो उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा? डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके, जिससे हमें बाहर से क्या किया जाता है? प्रतिरक्षी शरीर के अंदर भेजे जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।